हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप लोग? मैं एस के जय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एस के जय एडुकेट में। और इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास के इंग्लिश का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। चैप्टर 1 है और इसका क्या हम करने वाले हैं, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन, हिंदी एक्सप्लेनेशन। एक एक लाइन को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। आप किताब ज़रूर सामने रख लेंगे और जो भी वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम होगा उसको कॉपी में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि इसमें सारा वर्ड मीनिंग भी हम करा रखे हैं। फुल चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो, केवल एक वीडियो में ही आपको, एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर एक बार में आपको मिल जाएगा। आप एक बार में ना सही, बार बार 2-4 बार में करके आप देख सकते हो आराम से और कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं सीधे कहाँ? आपके चैप्टर में। तो यहाँ से मैं PDF उठा लेता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ। ये रहा आपका पहला PDF। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो देखो, किसी भी कहानी को, प्रोज या पोएम को पढ़ने से पहले आपके बुक में दिया होगा अबाउट द ऑथर। सबसे पहले राइटर के बारे में जानना। तो ये तो आपका चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और इसमें जो आपको ये क्या है, एक एस्से है, और इसके जो राइटर है वो कौन है? महात्मा गांधी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को करते हैं शुरू। तो पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं, महात्मा गांधी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आपके बुक में दिया होगा, आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मतलब ये कह रहा है कि महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो है, उनका जो जन्म हुआ है वह कब हुआ है? वह हुआ है 1869 में, और इनकी डेथ कब हुई है? 1948 में। पॉपुलरली का मतलब आम तौर पर भी बोलते हैं और लोकप्रिय रूप से भी, पॉपुलर वर्ड से बना है। लोकप्रिय रूप से, आम तौर पर, नोन मतलब जाने जाते हैं एज बापू, यानी बापू के रूप में। एज का मतलब के रूप में, और मतलब या द फादर ऑफ द नेशन। द फादर ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता के रूप में। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, यानी कि महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। कैसे नेता थे? आध्यात्मिक नेता, जो सत्य की बात करता हो, जो ईश्वर की बात करता हो। केवल नेता ही नहीं थे बल्कि एक आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। ही सक्सेसफुली, उन्होंने यानी महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक यूज्ड यानी प्रयोग किया, ट्रूथ सत्य का, एंड और नॉन वायोलेंस अहिंसा का, यानी सत्य और अहिंसा का उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया एज द चीफ वेपन्स, यानी मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी ने मुख्य हथियार के रूप में सत्य का और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया, एंड और हेल्प्ड इंडिया, और भारत की मदद की, गेन इंडिपेंडेंस, आज़ादी पाने में, स्वतंत्रता पाने में। फ्रॉम 1915 यानी 1915 से टिल 1948 1948 तक ही कम्प्लीटली, ही मतलब महात्मा गांधी, कम्प्लीटली पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब 1915 से लेकर 1948 तक महात्मा गांधी कम्प्लीटली पूर्ण रूप से डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय राजनीति पर छाए रहे, मतलब अपना प्रभाव बना के रखा 1915 से लेकर 1948 तक। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948।
यानी कि महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों मारे गए। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, किनकी? महात्मा गांधी की, जिसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये याद रखिएगा। एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और यंग इंडिया गांधी जी का मैगजीन था। और कह रहा है कि और वे एंड और द न्यूमेरस आर्टिकल्स, और बहुत अनेकों असंख्य रचनाएं, दैट ही रोट, जिसको उन्होंने लिखा था, फॉर यंग इंडिया, युवा भारत के लिए, एंड और द स्पीचेज, और वे भाषण, दैट ही डिलीवर्ड, जिसे उन्होंने दिया था, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पर दिया था, रिवील हिम, उन्हें दर्शाता है। क्या दर्शाता है? नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, कि न केवल महात्मा गांधी एक वास्तविक यानी असली विचारक थे, बट बल्कि एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, बल्कि एक काफ़ी अच्छे जानकार भी थे, उस्ताद भी थे इडियमेटिक इंग्लिश। यानी कह रहा है कि भले महात्मा गांधी इंडियन थे, लेकिन महात्मा गांधी ने जो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, जो मैगजीन्स में इसने बहुत सारे जो आर्टिकल्स लिखे, जो तरह तरह के अवसरों पर जो उन्होंने बहुत सारे भाषण जो लिखा इंग्लिश में, ये दर्शाता है कि महात्मा गांधी केवल एक वास्तविक विचारक ही नहीं थे, बल्कि एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट भी थे, अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार भी थे, उस्ताद भी थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित एक्सट्रैक्ट में, यानी निम्नलिखित जो अंश है, भाग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता के ठोस आधार के बारे में बात करते हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता के ठोस बुनियाद के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं विच हैज़ सक्सेसफुली, जिसने सफलतापूर्वक, विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जिसने सफलतापूर्वक समय के पैसेज का यानी परिवर्तनों का सामना किया। विदस्टूड यानी सामना करके डटा रहा है, खड़ा रहा। यानी सभी सभ्यताओं चली गई, लेकिन भारतीय सभ्यता परिवर्तित नहीं हुई, डट के सामना किया, हर समय में यथावत बना रहा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी, और वह पश्चिमी सभ्यता जिसकी प्रवृत्ति है टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, वस्तुवाद का प्रचार प्रसार करना, कैन नॉट मैच, वह बराबरी नहीं कर सकता है, द इंडियन सिविलाइजेशन, उस भारतीय सभ्यता का, दैट जो एलिवेट्स, जो बढ़ावा देता है, द मोरल बीइंग, नैतिकता को। यानी कहते हैं गांधी जी कि इसमें गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता की तुलना कर दिया। वे बताते हैं कि पश्चिमी सभ्यता की जो टेंडेंसी है, यानी जो उनकी जो प्रवृत्ति है, उनका जो नेचर है, वह है प्रिविलेज मटेरियलिटी, यानी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करना है, वस्तुओं के पीछे भागना है। जबकि इंडियन सिविलाइजेशन की जो प्रवृत्ति है, एलिवेट्स मोरल बीइंग, इन नैतिकता को बढ़ावा देना है, मोरलिटी को बढ़ावा देना है। कैन नॉट मैच, जो बराबरी नहीं कर सकता है। पश्चिमी सभ्यता यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप एक महादेश है, यूरोप के जो लोग हैं उनकी जो सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता से उनकी सभ्यता बराबरी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि जो पश्चिमी सभ्यता है ना, वह वस्तुओं को बढ़ावा देता है, और जो भारतीय सभ्यता है ना, वह बढ़ावा देता है मोरलिटी को, नैतिकता को। चलिए, वो तो राइटर के बारे में हो गया। अब यहाँ से आपका शुरू होता है पहला पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 1। गांधी जी कहते हैं आई बिलीव, मैं विश्वास करता या मुझे विश्वास है, दैट कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व, कि वह सभ्यता जिसको भारत ने विकसित किया है, इवॉल्व किया है, इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड,
वह संसार में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी तोड़ा जाने वाला नहीं है, बीट नहीं किया जाने वाला है, उसको हराया नहीं जा सकता है, उसको पीटा नहीं जा सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया, एंड नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, और उस सभ्यता रूपी बीज की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है। यानी गांधी जी कहते हैं कि जिस सभ्यता का विकास हमारे पूर्वजों ने किया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अब कुछ उदाहरण दे के बताते हैं। कहते हैं कि रोम वेंट, रोम चला गया, यानी रोम की सभ्यता एक ज़माने में इतनी मायने रखती थी, इतना उसका नाम था, वो अभी चला गया, यानी रोम की सभ्यता का पतन हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस यानी यूनान, एक समय यूनान को यूरोप का पालना कहा जाता था, यानी कि इसकी सभ्यता संस्कृति इतनी विकसित थी कि लोग इससे सीखते थे, लेकिन वो अभी शेयर्ड कर लिया, बंटवारा कर लिया द सेम फेट, अपने भाग्य का। द माइट ऑफ द फारोस वाज ब्रोकन, और जो फारोस जो थे, मिस्र देश के जो प्राचीन जो शासक थे, जिनकी ताकत काफ़ी पूरे विश्व में परचम पर थी, उनकी भी शक्तियाँ क्या हो गई, ब्रोकन, यानी तोड़ दी गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान का पश्चिमीकरण हो चुका है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। जिधर देखेगा खीर उधर जाएगा फिर, वो कब पलटी मारेगा कोई नहीं बतला सकता है। बट लेकिन इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, कहते हैं कि साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन बट इंडिया इज स्टिल, भारत अभी भी सम हाउ और अदर, जैसे तैसे, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने आधार पर, अपने बुनियाद पर टिका हुआ है। भारत की ये सभ्यता बदली नहीं है, ये अपनी सभ्यता को अभी भी यथावत बना के रखे हुआ है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, यानी कहते हैं गांधी जी कि द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न दियर लेसन्स, अपने पाठ को सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, रोम या ग्रीस यानी यूनान के लोगों के द्वारा लिखे गए जो लेख हैं, उनसे यूरोप के लोग अपना पाठ अब सीखते हैं, उनकी नकल करते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, जो उन लंबा जो है उनके अस्तित्व में शामिल नहीं होता है, इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, जो उनके पहले का जो गौरव था, यानी रोम और यूनान की जो पहले जो उनका इम्पोर्टेंस था, जो महत्व था, उनकी सभ्यता और संस्कृति का जो बोलबाला जो पहले था, अब वही लोग, यूरोप के लोग, ग्रीस और रोम के लोगों के लेखों से अपना लेसन सीखते हैं, वह उनके पहले के गौरव में शामिल नहीं होता है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस, और उन लोगों से सीखने की कोशिश में यूरोपियंस यानी यूरोपवासी, यूरोप के लोग, इमेजिन, कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे लोग अवॉइड कर देंगे, नज़रअंदाज करेंगे, अनदेखा करेंगे, द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी रोम और ग्रीस, यूनान के लोगों के द्वारा जो गलतियां की गई, जो मिस्टेक्स किए गए, जिसके वजह से उनकी सभ्यता और संस्कृति का पतन हो गया, अब यूरोप के लोग उन गलतियों को क्या करेंगे? नज़रअंदाज करेंगे, नहीं दोहराएंगे। सच इज़ दियर पिटिएबल कंडीशन, और ऐसी आज उनकी दयनीय स्थिति है कि एक समय इनकी सभ्यता और संस्कृति चरम सीमा पर थी, पूरे विश्व में इनका बोलबाला था, लेकिन इनकी सभ्यता और संस्कृति का क्या हो गया? नाश हो गया, पतन हो गया। आज ये दूसरों से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 में। पैराग्राफ नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है
किताब सामने रख के आप ज़रूर पढ़ेंगे और जो भी वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम है यहाँ से कर लेंगे ताकि थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। कहते हैं कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, और इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमोवेबल। भाई भारत जो है ना वह अटल रहता है, इमोवेबल रहता है, अडिग रहता है। एंड और दैट इज़ हर ग्लोरी, और यही भारत का गौरव है। भारत का यही गौरव है कि वो भाई अटल रहता है, वह बदलता नहीं है, अपने सभ्यता और संस्कृति पर कायम है। इट इज़ अ चार्ज, और इसीलिए भारत के ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ एक आरोप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, कि भारत के लोग इतने असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट है, अनपढ़ है, गंवार है, जाहिल है, एंड स्टोलिड, और इतने हठी और जिद्दी हैं दैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि यह संभव नहीं है टू इंड्यूस देम, कि उन लोगों को लुभा ले, उन लोगों को लालच दे। किस चीज़ का लालच दे? टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, कि भारत के लोग किसी तरह के परिवर्तन को अपना ले, ये संभव ही नहीं है। मतलब लाख कहोगे भारत के लोगों को तुम ऐसे मत खाना खाओ, ऐसे मत पहनो, ऐसे मत ओढ़ो, इस तरह से रहो जैसे हम कह रहे हैं, तो भारत के लोग उनके बातों को मानवे नहीं करते हैं। ये भारत के खिलाफ आरोप लगाया जाता है। तो गांधी जी कहते हैं इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में यह जो चार्ज है, जो आरोप है, हमारे गुणों के खिलाफ में है वास्तव में। वाट, जो वी हैव टेस्टेड, जिसे हम लोगों ने जांचा है, एंड फाउंड ट्रू, और सत्य पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कसौटी पर, वी डेयर नॉट चेंज, वी डेयर नॉट चेंज। गांधी जी कहते हैं हम क्यों बदल जाएं? वी डेयर नॉट चेंज, हम लोगों को बदलने की हिम्मत नहीं है। मतलब गांधी जी कहते हैं कि जिस सभ्यता और संस्कृति को हमने अपने अनुभव की कसौटी पर जांच के परख के अच्छे से उसको जांच परख के हम लोगों ने अपनाया है, तो उसको हम लोग क्यों त्याग दें, क्यों उसमें परिवर्तन ला दें, क्यों छोड़ दें? हम लोग को भाई बदलने की हिम्मत नहीं है। मैनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, गांधी जी कहते हैं कि भारत के ऊपर, अपॉन इंडिया, भारत के ऊपर, मैनी एडवाइस थ्रस्ट, बहुत सारे यूरोप के लोगों के एडवाइस यानी सलाह जो है लादे गए, थोपे गए ज़बरदस्ती। एंड सी रिमेन्स स्टेडी, और वह फिर भी अडिग बनी रही, स्टेडी, स्थिर बनी रही, क्योंकि उसने अपने आप को नहीं बदला। दिस इज़ हर ब्यूटी, और यही उसकी सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे उम्मीदों की सुरक्षा, कि हम बदलते नहीं हैं। यही हमारी सुंदरता है, ब्यूटी है, कि हम भारत के लोग परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, बार बार इधर उधर नहीं भटकते हैं। यही क्या है? हमारी सुरक्षा है हमारे भारत की, और यही हमारी सुंदरता है कि हम जल्दी बदलते नहीं हैं। आगे पैराग्राफ नंबर 3। चलो पैराग्राफ नंबर 3 में गांधी जी ने सभ्यता का क्या किया? परिभाषा दिया है। उन्होंने डिफिनीसन दिया है सिविलाइजेशन है। क्या कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी उन्होंने परिभाषा दिया है कि सभ्यता, सिविलाइजेशन, इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट, व्यवहार का वह तरीका है, वह मोड है, विच पॉइंट्स आउट, जो बोध कराता है, टू मैन, इंसान को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के रास्ते का। यानी सभ्यता वह है जो मनुष्य को कर्तव्य के रास्ते का बोध कराता है, उसे सभ्यता कहते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। यानी गांधी जी कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी और कर्तव्यों का जो प्रस्तुतिकरण है, यानी कर्तव्य को जो जाहिर करना, प्रस्तुत करना,
एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, और नैतिकता का जो निरीक्षण करना है ना, आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये बदलने वाले टर्म है, ये परिवर्तित हो जाते हैं समय के अनुसार, ठीक है। टू ऑब्जर्व मोरलिटी, और नैतिकता का निरीक्षण करके, इज़ टू अटेन मास्टरी, हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। अटेन का मतलब था प्राप्त करना। ओवर आवर माइंड्स, अपने मन के ऊपर, एंड आवर पैशंस, और अपनी चाहतों के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर। सो डूइंग, ऐसा करके, वी नो आवर सेल्फ्स, हम खुद को जान पाएंगे। यानी इंसान जो होता है ना, वह अपने माइंड में यानी मन में और चाहतों के पीछे भागते रहता है, मन और चाहत के पीछे भागते रहता है। तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम अपनी नैतिकता पर क्या करना पड़ेगा, नैतिकता का निरीक्षण करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम सही गलत का फैसला करके ही अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और ऐसा करके ही हम खुद को जान पाएंगे। आगे क्या दिया है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यानी गुजराती भाषा में गुजराती के समतुल्य सभ्यता का जो अर्थ है वह मीनिंग है गुड कंडक्ट, यानी अच्छा व्यवहार, अच्छा चरित्र। यानी गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, गुजरात से बिलोंग करते थे। तो गुजरात में सभ्यता किसे कहते हैं, अच्छा व्यवहार है उसी को सभ्यता कहते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4 में क्या कह रहा है, गांधी जी कहते हैं कि इफ़ दिस डिफिनीसन, अगर यह परिभाषा बी करेक्ट, अगर सही है, तो देन तब इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दर्शाया है, दिखाया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, तब इसको भारत को किसी भी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी सीखने की, लर्न यानी सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ एट इट शुड बी, और इसको वैसे ही रहना चाहिए जैसे कि यह है। जो भारत की सभ्यता, गांधी जी कहते हैं अगर परिभाषा कह रहा है कि वह क्या है कि मनुष्य को उसको कर्तव्य के रास्ते का बोध कराना चाहिए, तो यह परिभाषा अगर सही है तो इंसान को बदलना नहीं चाहिए। तब हमें अपनी सभ्यता को क्यों चेंज करना चाहिए, बिल्कुल इसको बदलना नहीं चाहिए, इसको चेंज नहीं करना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 5 में गांधी जी कहते हैं वी नोटिस, और हम ध्यान देते हैं, दैट कि द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, कि मन एक बेचैन चिड़िया है। गांधी जी कहते हैं मन क्या है, एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स, जितना ही ज़्यादा यह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही ज़्यादा यह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह असंतुष्ट बना रहता है। यानी गांधी जी मन के बारे में कहते हैं, माइंड के बारे में कहते हैं कि मन जो है ना वह एक बेचैन चिड़िया है। जितना ही ज़्यादा इस मन को आप कोई चीज़ दीजिएगा, इसकी पूर्ति कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा यह मन आपसे मांगेगा, उतना ही ज़्यादा चाहेगा, और फिर भी असंतुष्ट रहेगा। कभी आप मन को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। द मोर, जितना ज़्यादा वी इंडल्ज, हम लोग इंडल्ज होंगे, लीन हो जाएंगे, खो जाएंगे, डूब जाएंगे इन आवर पैशंस, अपनी इच्छाओं में, द मोर, उतना ही ज़्यादा अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही ज़्यादा वे बेलगाम हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी इच्छाएं अनियंत्रित हो जाएंगी, अनब्रिडल्ड हो जाएंगी। यानी गांधी जी कहते हैं इसीलिए मन के पीछे नहीं भागना चाहिए। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसीलिए सेट अ लिमिट, एक लिमिट लगाया था, टू आवर इंडल्जेंसेस, हमारे भोग विलास के लिए। दे सॉ, उन लोगों ने देखा, दैट कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि जो हैप्पीनेस है यानी जो खुशी है, जो सुख है, वह लार्जली यानी अधिकांशतः जो है ना एक मेंटल कंडीशन है, या कि मानसिक स्थिति है। मतलब मन को खुश रखने के लिए, इंसान को सुखी रहने के लिए उसको पैसे और धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने मन के ऊपर काबू पाना,
आगे गांधी जी ने इसकी पुष्टि की है। कहते हैं कि ए मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। कहते हैं कि एक इंसान आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है कि वह खुश होता है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ रिच, क्योंकि वह अमीर है। ये ज़रूरी नहीं कि अमीर व्यक्ति खुश रहता है। और अनहैप्पी या उदास रहता है, दुखी रहता है, बिकॉज ही इज़ पुअर, क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, जबकि अक्सर अमीर लोग दुखी देखे जाते हैं, द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग खुश देखे जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं बड़ा खुश दिखते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं बहुत दुखी होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो खुशी जो है, सुख जो है, वह किसी तरह से मन के ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इच्छाओं के ऊपर, धन दौलत के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आगे इसकी और पूर्ति करते हुए गांधी जी बताते हैं, क्या बताते हैं, वह कहते हैं कि देखो भाई, मिलियंस, लाखों लोग विल ऑलवेज रिमेन पुअर, भाई लाखों लोग तो हमेशा गरीब रहेंगे, तो क्या वे लोग खुश नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, और इन सब का निरीक्षण करते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, डिसवाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को प्लेजर्स यानी आनंद से, और लग्जरीज यानी भोग विलास से दूर रहने का सुझाव दिया, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि भाई तुम्हें खुश रहना है तो ये आनंद, ये भोग विलास और लग्जरी वाला जीवन तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकता है। तुमको खुशी देने के लिए मन के ऊपर काबू पाना होगा, मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। कहते हैं कि हम लोगों ने आज भी वैसे ही मैनेज किया है, प्रबंध किया है, द सेम काइंड ऑफ प्लाउ, उसी तरह के हल का, एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो आज से हजारों वर्ष पहले भी हमारे पूर्वजों के पास था। वी हैव रिटेन्ड, और हम लोगों ने अपनाया है, फिर से रिटेन किया है, द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, उसी तरह के झोपड़ियों को, दैट जो वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पास पूर्ववर्ती टाइम्स यानी समय में था, एंड आवर इंडिजेनस एजुकेशन, और जो हमारी जो घरेलू जो शिक्षा रिमेंस बनी हुई है, द सेम, वैसे ही, एज बिफोर, जैसे कि पहले थी। आज भी हम अपने घरों में बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, क्या भाई ये गलतियां नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी का लिया हुआ कोई सामान नहीं खाना है, किसी भी तरह के गलतियों को हमें नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से क्या करना है। आज भी ऐसी शिक्षा हम लोगों को अपने बच्चों को घरों में देते हैं, क्योंकि यह पहले भी हमारे समय में था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, और फिर आगे कहते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था जो लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन था, यानी जीवन को नष्ट करने वाली जो प्रतियोगिता थी, जो अभी के डेट में है, वो हमारे पास पहले नहीं था। मतलब जिस तरह के कंपटीशन, जिस तरह को हम झेल रहे हैं आज के डेट में हम लोग, जो हमारे जीवन को धीरे धीरे क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, ऐसी किसी भी तरह की प्रतियोगिता प्रणाली पहले हमारे जीवन में नहीं था, हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। वे लोग थोड़ी सी चीज़ों में क्या थे, संतुष्ट थे। आज क्या है कि लोग जो है ना, वह मतलब कि ज़्यादा चीज़ों के पीछे पड़े हुए, सुख सुविधाओं के पीछे पड़े हुए, और यही क्या है, उनके दुखों का कारण है। और इन चीज़ों को हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, अवॉइड किया था, नज़रअंदाज किया था। आगे बताया जा रहा है कि ईच फॉलोड, सभी लोग जो है फॉलो करते थे, प्रत्येक लोग अनुसरण करते थे, हिज ओन ऑक्यूपेशन, अपने अपने काम धंधे को फॉलो करते थे, मतलब अपने अपने काम धंधे में लगे हुए थे, और ट्रेड या व्यापार में, मतलब किसी को किसी से मतलब ही नहीं था। आज के डेट में क्या है, लोग वो उसका चुगली करने में लगा है, वो उसका चुगली करने में लगा है, वो उसका टांग खींचने में लगा है, और वह किसी और का टांग खींचने में लगा है। जबकि पहले के हमारे पूर्वज लोग थे, वह
किसी के फेरा में नहीं पड़ते थे, बस अपने ही काम से मतलब रखते थे। एंड और चार्ज और रेगुलर वेज, और एक नियमित रूप से वेतन लेते थे, मतलब जो उनकी मजदूरी थी वह मजदूरी लेते थे, अपने घर जाते थे, आराम से खाते पीते थे, सोते थे। लेकिन आज का जो वर्तमान जो स्थिति है उसमें क्या है कि लोग बस अपना नहीं देखेंगे, दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, और यही जो है हमारा क्या है सबसे बड़ा दुख का जो है जड़ है। नेक्स्ट कहते हैं कि इट वाज नॉट दैट, ऐसा नहीं था, वी डिड नॉट नो, कि हम नहीं जानते थे, यानी हमारे पूर्वज लोग नहीं जानते थे, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाता था। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज लोग नहीं जानते थे, उनको पता था, बट लेकिन आवर फोर फादर्स न्यू, हमारे पूर्वज लोग जानते थे, दैट कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम लोगों ने अपने हृदय को इस तरह के मशीनों वाली चीज़ों के पीछे लगा दिया, मशीनों के पीछे हम पड़ गए, मशीनों पर आश्रित हो गए, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग मशीनों के गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज़ आवर मोरल फाइबर, और हम लोग अपना नैतिक चरित्र खो बैठेंगे, यानी कि मशीनों के ही गुलाम हो जाएंगे और खाली बैठे रहेंगे, सारा काम मशीन करेगा, इंसान खाली बैठा रहेगा, और जब इंसान खाली बैठा रहेगा तो खाली मन शैतान का घर होता है, और वह उल्टे सीधे चीज़ों को सोचेगा और वह उल्टे सीधी चीज़ें को अंजाम देगा। देयरफॉर, और उन लोगों ने इसीलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, एक काफ़ी लंबे गहन विचार विमर्श के बाद, डिसाइडेड, उन लोगों ने निर्णय लिया, तय किया, दैट कि वी शुड ओनली डू वाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, कि हम लोगों को केवल वही काम करना चाहिए जिसे हम लोग अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, मशीनों पर आश्रित हमें नहीं रहना है। दे सॉ, उन लोगों ने देखा, दैट कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी जो असली जो खुशी है, जो सुख है, एंड हेल्थ, और जो स्वास्थ्य है, कंजिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, वह खास तौर पर हमारे हाथ और पैर के सही उपयोग में है, उसमें समाहित है। क्योंकि हम लोग जब हाथ और पैर का इस्तेमाल करके, यानी फिज़िकल वर्क करके किसी काम को करेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, और जब हम लोग बीमार रहेंगे तो दुखी रहेंगे। तो हम लोग स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हम लोग फिज़िकल वर्क ज़्यादा करेंगे, यानी शरीर से ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर शरीर से मेहनत नहीं करेंगे, सारा काम अगर मशीन ही करेगा, तो क्या होगा कि हम लोग तो अपाहिज हो जाएंगे ना, हाथ पैर काम करना बंद कर देगा, और हम बीमार पड़ेंगे ज़्यादा, और जब बीमार पड़ेंगे तो फिर हमें खुशी जो है, सुख जो है, उसका अनुभव हम लोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, दे फर्दर रीजन्ड, आगे भी उन लोगों ने कुछ कारण बताया, किसके बारे में, तो नगरों के बारे में, शहरों के बारे में। मतलब यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने शहर और छोटे छोटे गांव में कुछ कंपेयर किया है, कुछ तुलना किया है, और तुलना करते हुए क्या बताया है, तो उन्होंने बताया है दैट कि लार्ज सिटीज़ वेयर अ स्नेयर, कि जो भाई बड़े बड़े जो नगर होते थे, एक जाल थे, स्नेयर थे, फंदा था, एंड अ यूजलेस इनकम्प्रांस, और बेकार का क्या था, एक बोझ था। बड़े बड़े नगर, मतलब बड़े बड़े नगर में लोग जाके उसके महाजाल में लोग फंस जाते थे, उसमें एक फंदा की तरह लोग बड़े बड़े नगरों में फंस जाते हैं, काम का बोझ इतना रहता है कि बेकार के बोझ में लोग दब जाते हैं। एंड और दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, और बड़े बड़े नगरों में लोग भाई खुश नहीं रहते हैं, इन देम, उनमें, बड़े बड़े नगरों में, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, और चूँकि बड़े बड़े नगरों में गैंग्स ऑफ थीव्स होते थे, गैंग्स ऑफ रॉबर्स होते थे, चोरों और डाकुओं का गिरोह होता था, चोर और डाकुओं से बड़े बड़े शहर भरे पड़े रहते हैं। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस, मतलब देह व्यापार, वेश्यावृत्ति, एंड पाप, वाइस यानी पाप, फ्लरिशिंग इन देम, बड़े बड़े नगरों में फल फूल रहे होते हैं, पाप बढ़ता है, बड़े बड़े नगरों में देह व्यापार, वेश्यावृत्ति, ये इस तरह के जो है
कुकर्म जो है बड़े बड़े नगरों में फलते फूलते हैं। एंड दैट पुअर मैन, और वहाँ पर गरीब लोग, वुड बी रॉब्ड, बड़े बड़े लोगों के द्वारा लूटे जाते हैं, बाय द रिच मैन, अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाते हैं। दे वेयर देयर फोर, इसीलिए हमारे पूर्वज लोग सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस, हमारे पूर्वज लोग छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग बड़े बड़े नगरों का विकास करना नहीं चाहते थे, बड़े बड़े नगरों में जाना नहीं चाहते थे। वे लोग छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट थे कि भाई छोटे छोटे गांवों में छोटा बड़ा जो काम है, खेती बाड़ी का जो काम है, उसी को करो, खाना पीना खाओ और ऐश मौज का ज़िंदगी जियो, आराम से रहो, संतुष्ट रहो। बड़े बड़े नगर में जाओगे सुख चैन नहीं मिलेगा, वहाँ पर बेचैनी, बोझ, पाप, ये सब देखने को मिलेंगे। एकदम लोग उसमें जो है बेचैन रहेंगे। हाँ, नेक्स्ट बताया गया है कि दे सॉ, उन लोगों ने देखा, क्या देखा, दैट कि किंग्स एंड दियर सोर्ट्स, कि राजा और राजा की तलवारें, सोर्ट्स मतलब तलवार मतलब राजा की ताकत, वर इन्फीरियर टू द सोर्ड ऑफ एथिक्स, धर्मशास्त्र के तलवार के सामने राजा और उनकी भी जो शक्तियाँ थी वो अभी कमज़ोर थी, तुच्छ थी, निम्न थी, मतलब उतना ताकतवर नहीं थी जितना कि धर्म, यानी कहने का मतलब उस समय जो राजा महाराजा भी जो थे ना, धर्म के खिलाफ नहीं जाते थे, वे सभी धार्मिक होते थे। आज के तरह क्या है, हर लोग मतलब उसके खिलाफ चले जाते, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। एंड दे, और वे लोग, देयर फॉर, इसीलिए, हेल्ड द सोवेरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर्स, और दे मतलब वे, हमारे पूर्वज लोग, दे देयर फॉर, इसीलिए, हेल्ड द सोवेरेंस ऑफ द अर्थ, यानी धरती की बहुमूल्य चीज़ों को तुच्छ समझा, टू बी इन्फीरियर, घटिया समझा, मामूली समझा, टू द ऋषिज एंड फकीर्स, साधु संत महात्मा फकीरों के सामने हमारे पूर्वजों ने धरती की बहुमूल्य चीज़ों को उतना महत्व नहीं दिया जितना उन्होंने साधु संत महात्माओं को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हमारा जीवन भी क्या रहेगा, खुश रहेगा। नहीं तो वे लोग अगर वस्तुओं के पीछे भागेंगे और ये महात्मा लोगों को, साधु संत फकीरों को अगर दुखी करेंगे, तो फिर उनका भी जीवन क्या होगा, सुखी नहीं होगा, हमेशा दुख में भरा रहेगा। अब आगे कहते हैं कि अ नेशन, और एक राष्ट्र, एक देश, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, और एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास इस तरह का संविधान था, इस तरह के लोग थे, ऐसा उनका नियम कायदे कानून था, इज़ फिटर, उपयुक्त है, टू टीच अदर्स, दूसरों को सिखाने के लिए, दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने की अपेक्षा। यानी जो यूरोप के लोग आज हम लोग को जो कहते हैं कि हम जो सिखाते हैं, हम जो तुमको कहते हैं वो करो, अपनी ये प्राचीन काल की पहनावा ओढ़ावा, धोती कुर्ता, जो खाने पाने का जो तुम्हारा सिस्टम है, इस सबको त्याग दो, हमारी तरह एकदम जीत जैट में रहो, मतलब एकदम डील डोल में रहो, तो इसको त्याग दो। तो गांधी जी कहते हैं कि जिस देश के पास ऐसा संविधान हो, ऐसे लोग रहते हो, इस तरह का उनका जो रूल रेगुलेशन है, तो भाई हम लोग दूसरे को सिखाने के लिए उपयुक्त हैं, दूसरों से सीखने की अपेक्षा। हमें दूसरों से सीखना नहीं है, बल्कि हम दूसरों को सिखा सकते हैं। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस देश के पास कोर्ट्स थे, न्यायालय भी थे, लॉयर्स, वकील भी थे, एंड डॉक्टर्स, और वैद्य भी थे, बट लेकिन दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी एक बाउंड में थे, हद में थे, एक लिमिट में थे। एवरीबडी न्यू, और प्रत्येक कोई जानते थे, दैट की दीज प्रोफेशंस, ये काम धंधे जो है, ये वकील का, कोर्ट का, कचहरी का, ये जो डॉक्टर का ये जो काम है, वर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर, खास करके ये श्रेष्ठ काम नहीं है, ये अच्छे काम नहीं है। लोगों को फंसाना, मार झगड़े करवाना, लोगों के साथ लड़ाई वड़ाई करना, कोर्ट कचहरी में लोगों को उलझा के रखना, ये अच्छा काम नहीं था। मोर ओवर, इसके अलावा, दीज वकील्स एंड वैद्स, ये जो वकील, जो वैद्य, डॉक्टर, डिड नॉट रॉब पीपल, लोगों को लूटते भी नहीं थे,
दे वेयर कंसिडर्ड, बल्कि वे लोग समझे जाते थे पीपल्स डिपेंडेंट्स, लोगों पर आश्रित समझे जाते थे, नॉट दियर मास्टर्स, लोगों के मालिक नहीं समझे जाते थे। लेकिन आज क्या है, उल्टा हो गया है। मतलब पहले जो वकील थे, डॉक्टर थे, ये सब लोग लोगों पर आश्रित थे, भगवान समझते थे ग्राहकों कि ये आएंगे तो हमारा रोजी रोटी घर बार चलेगा, हमारे बच्चे खाएंगे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि ये लोगों के मालिक बन बैठे हैं, मास्टर हो गए। अब लोग जो है उन पर डिपेंडेंट है, वह जैसे कहते हैं वैसे लोग करते हैं। वह जब टाइम देते हैं, तारीख देते हैं, डेट देते हैं, फलाने तारीख को आना है, फलाने डेट को आना है, और वे उलझा के रखते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। आज वे हमारे मालिक बन बैठे हैं, जो पहले ऐसी नहीं थी। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, और एकदम सुचारू रूप से, जो पहले का जो न्याय जो था ना, एकदम स्वच्छ था, साफ सुथरा था। पहले लोग बिकते नहीं थे, लुभाते नहीं थे। आज क्या है, एक कप चाय पे लोग दूसरे पक्ष से बोल देते हैं। पहले के लोग जो न्याय करते थे वह एकदम साफ सुथरा न्याय करते थे, एकदम फेयर, चाहे अपना आदमी हो चाहे पराया हो। जो जिसके पक्ष में था, जो सही है वह सही है, जो गलत है वह गलत है। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, बड़े बड़े कोर्ट में भी जज को खरीद लिया जाता है, वकील को खरीद लिया जाता है, और जो पावरफुल होता है उसके पक्ष में न्याय मिलता है, और जो पैसे वाले नहीं होते, जो गरीब लोग होते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, और उस समय का जो सामान्य जो नियम जो था ना, रूल जो था, वह कोर्ट को अवॉइड करना था, नज़रअंदाज करना था। मतलब लोग गांव में ही बैठ के, पंचायत बुला के बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, लोग बिना कोर्ट कचहरी के अपनी समस्याओं को सुलझाते ही नहीं हैं। पहले हमारे पूर्वज लोग आपस में ही बैठकर सुलझा लेते थे, कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर कोर्ट कचहरी के फेरा में पड़ेंगे तो दोनों तरफ से लॉस होगा, और समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा, उसमें जाके और उलझ जाएंगे। देयर वेयर नो डाउट्स, उस समय दलाल भी नहीं होते थे, टू ल्योर पीपल इनटू देम, लोगों को उसमें फंसाने वाले, लोगों को कोर्ट कचहरी में बहला फुसला के लुभाने वाले। आजकल तो हर जगह दलाल मिलता है, आप जाइएगा, छोटे से केस को लमड़ा चमड़ा के बड़का बना देगा और आपको उसी में उलझा देगा, फंसा देगा। ऐसे सब दलाल मिलते हैं, पहले ऐसे दलाल नहीं थे। दिस एविल, यह बुराई भी, दिस एविल टू वाज नोटिसेबल, और ऐसी बुराई भी, कोर्ट कचहरी का मामला भी जो नोटिसेबल था, ध्यान देने योग्य था, ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, जो बड़े बड़े नगरों में ही था, बड़े बड़े शहरों में ही था, गांव में ऐसा व्यवस्था नहीं था। द कॉमन पीपल, आम जनता, आम लोग, लिव्ड, रहते थे, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रतापूर्वक, एकदम स्वतंत्र रहते थे, आज़ाद रहते थे, एंड फॉलोड, और फॉलो करते थे, दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, अपने खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम धंधे को, ऑक्यूपेशन को। दे इंजॉयड, और उन लोगों ने इस तरह से इंजॉय किया, आनंद लिया, ट्रू होम रूल, और इस तरह से हमारे पूर्वजों ने सच्चे घरेलू नियम का क्या किया, पालन किया, उसका इंजॉय लिया। वे लोग शहरों की तरफ रुखसत नहीं हुए, उन लोगों ने शहरों को महत्व नहीं दिया। उनको पता था कि बड़े बड़े जो शहर होंगे वह जीवन को तहस नहस करके रख देंगे, इसीलिए वे लोग छोटे छोटे गाँव में संतुष्ट रहे। पैराग्राफ 9, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड, जिस तरह से इसका वर्णन किया गया है, बाय मी, मेरे द्वारा, गांधी जी कहते हैं, हैज़ बिन सो डिस्क्राइब्ड, ऐसे ही इसका वर्णन किया जा चुका है, बाय इट्स वोटैरिज, इसके अनुयायियों के द्वारा, इसके उपासकों के द्वारा, इसको मानने वाले के द्वारा। इन नो पार्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी कोने में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और दुनिया के किसी भी सभ्यता के अंतर्गत, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, सभी लोगों ने पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है, परफेक्शन प्राप्त नहीं किया है।
यानी चाहे किसी भी सभ्यता में चले जाइए, दुनिया के आप किसी भी कोना में चले जाइए, सभी लोग हर तरह से परिपूर्ण नहीं हुए हैं, किसी न किसी को कुछ न कुछ की कमी ज़रूर रहती है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और जो भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, जो नेचर है, इज़ टू एलिवेट, वह बढ़ावा देना है। किस चीज़ को बढ़ावा देना है? तो वह बढ़ावा देना है द मोरल बीइंग, नैतिकता को बढ़ावा देना है। नैतिकता को बढ़ावा देना, ये कौन सी सभ्यता की प्रवृत्ति है? तो ये भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और दूसरी तरफ जो पश्चिमी सभ्यता है, इज़ टू प्रोपागेट, यह जो प्रचार प्रसार करता है किस चीज़ का? इमोरलिटी का, यह अनैतिकता को बढ़ावा देता है। यानी यहाँ पे कंपेयर करके गांधी जी बताते हैं कि भाई हमारी सभ्यता, यानी हमारी जो इंडियन यानी भारतीय सभ्यता जो है भाई, यह नैतिकता का प्रचार प्रसार करता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है। और दूसरी तरफ जो पश्चिमी सभ्यता है ना, वह इमोरलिटी को बढ़ावा देता है। तो वही वह कहते हैं कि द लैटर, यानी बाद वाला, यानी जो भारतीय सभ्यता, बाद वाला यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसके बारे में बाद में बात किया गया, द लैटर इज़ गॉडलेस, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है वह गॉडलेस है, ईश्वरहीन है, मतलब ये सब ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। द फॉर्मर यानी पहले वाला यानी इंडियन सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, वह ईश्वर में विश्वास पर आधारित है, ईश्वर में विश्वास पर टिका हुआ है। यानी कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है वह ईश्वर में विश्वास करता है, वह भाई ईश्वर में भरोसा रखता है, भगवान को मानता है, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता है वह भगवान को नहीं मानता है। सो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा समझते हुए, एंड सो बिलीविंग, और ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स, यह अति आवश्यक हो जाता है, एकदम जरूरी हो जाता है, एवरी लवर ऑफ इंडिया, प्रत्येक भारतीय प्रेमी के लिए, टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कि वह प्राचीन भारतीय सभ्यता से चिपक जाए, इवन एज, इस तरह से, अ चाइल्ड क्लिंग्स, जैसे कि एक बच्चा चिपक जाता है, टू द मदर्स ब्रेस्ट, अपने माँ के स्तन से, जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के सीने से चिपक जाता है, जबकि उसको किसी चीज़ का डर लगता है, भय लगता है, या जब उसको दूध पीना रहता है, पोषण लेना रहता है अपनी माँ से, तब वो माँ के सीने से जैसे चिपक जाता है, उसी तरह अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश का भलाई हो, तो हम लोगों को ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन से चिपक जाना होगा उस बच्चे की तरह, ताकि हमारा भी पालन पोषण हो सके और हमारा भी क्या हो सके, मतलब कि विकास हो सके। नेक्स्ट आगे कहते हैं पैराग्राफ नंबर 10 में। पैराग्राफ नंबर 10 में क्या बताया जा रहा है? इसमें कह रहे हैं कौन, फिर वो गांधी जी कह रहे हैं कि आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट। अभी तक इतना 9 तक आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि उन्होंने पश्चिमी सभ्यता का किया है, बुराई किया है, और हमारी भारतीय सभ्यता का बड़ाई किया है। लेकिन आगे वे कहते हैं कि आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट, कि मैं पश्चिमी सभ्यता का, मतलब कि पश्चिमी सभ्यता से नफ़रत करने वाला नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। वह कहते हैं कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, बल्कि मैं तो पश्चिम के लोगों का या पश्चिमी सभ्यता का मैं तो थैंकफुल हूँ, कृतज्ञ हूँ, मैं तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। फॉर मैनी अ थिंग, उन बहुत सारी चीज़ों के लिए। आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कि जो कुछ भी मैंने पश्चिमी सभ्यता से सीखा है इसका मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, बल्कि मैं तो आधुनिक सभ्यता का भी शुक्रगुजार हूँ। फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, दैट इफ़ आई वांट टू इंडिया टू राइज, अगर मैं चाहता हूँ कि भारत को मैं राइज करूँ, इसको ऊपर उठाऊँ, टू इट्स फुलेस्ट हाइट, इसके उच्चतम ऊंचाई तक ऊपर लेकर जाऊँ, मैं भारत को विकसित करूँ,
तो आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रैंकली। तब भाई स्पष्ट रूप से मुझे अपने देशवासियों से कह देना चाहिए दैट कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि आधुनिक सभ्यता के अनुभव के ईयर्स ऑफ ईयर्स, वर्षों वर्षों के अनुभव के बाद, आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, इससे मैंने केवल एक ही लेसन सीखा है, एंड और दैट इज़, और वह यह है दैट कि वी मस्ट शन इट एट ऑल कोस्ट, कि हर कीमत पर हमें इससे दूर रहना चाहिए आधुनिक सभ्यता से, क्योंकि आधुनिक सभ्यता जो है ऐसे बेकार लोगों से भरा हुआ है कि जब आप कोई अच्छा काम करने जाओगे ना तो वह आपके काम में बाधा डालते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन यही सिखाता है। मतलब क्या होता है कि वो आपका टांग खींचते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने हमेशा क्या किया, अपने काम से मतलब रखा, अपना खेत में काम करते थे, आते थे, 2-4 रोटी मिलता था, खाते थे, ऐसे आराम की ज़िंदगी जीते थे। लेकिन आधुनिक समय में हमारे जो लोग हैं ये बस एक दूसरे के पीछे पड़ा रहता है। इस साला उसका घर बन गया 2 तल्ला, हमारा काहे नहीं बना। अरे साला बोका लोग, तुम लोग ये समझो कि कमाओ, तुम भी अपना 4 तल्ला 5 तल्ला बनाओ, दूसरा के फेरा में काहे पड़ा है, अपना फेरा में रहो। लेकिन ना, तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि इसीलिए हम लोगों को अपने ही चीज़ों में संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरे को देख के जलना नहीं चाहिए।